नमस्कार सभी विद्यार्थियों। आज अपना नेक्स्ट इस वीडियो में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द इक्वेटर लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आज अपन इक्वेटर लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड सोल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सिस लाइन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी ये अपन ने फाइंड किया था। तो पहले हम इस टॉपिक में इसका जो डायग्राम है उस डायग्राम पे कम्प्लीटली अपन ध्यान देंगे कि डायग्राम अपने को क्या कहना चाह रहा है। कि देखो ये अपना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है भाई। ओके, ए पॉइंट पर ये माइनस क्यू चार्ज है और बी पर अपना प्लस क्यू चार्ज है। इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है अपने डाइपोल की वो 2a है और ये इसका सेंटर पॉइंट O है डाइपोल का। तो OA से बीच डिस्टेंस A हो गई और O से B के बीच की डिस्टेंस भी A हो गई। तो ये तो अपना डाइपोल है। इस डाइपोल की ये अपनी इक्वेटर लाइन है। इसके सेंटर पॉइंट O से ये R डिस्टेंस पर पॉइंट S है जहाँ हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सोल्व करना है, जो अपना इक्वेटर लाइन पर आपको पता है। इस S पॉइंट की B से डिस्टेंस और S पॉइंट की A से डिस्टेंस है वो सेम है, जो √r² प्लस a² √r² प्लस a² है। क्योंकि देखो ये एक ट्राइंगल बन गया जिसका हाइपोटेन्यूस हो गया ये, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट, तो r² प्लस a² रूट ये होगी, r² प्लस a² रूट की डिस्टेंस ये होगी। अब अपन पहले इस प्लस क्यू चार्ज से, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से S पॉइंट पर अपनी इंटेंसिटी E1 है जिसकी डायरेक्शन S to D है, मतलब आउटवर्ड आपको पता है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज से जो इंटेंसिटी आती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आती है। तो अपनी प्लस क्यू चार्ज जो B पॉइंट पर प्रेजेंट है, इस प्लस क्यू चार्ज से S पॉइंट पर इंटेंसिटी E1 है, डायरेक्शन आउटवर्ड, मतलब S to D हो गई। माइनस क्यू चार्ज अपना A पॉइंट पर प्रेजेंट है। इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से S पॉइंट पर इंटेंसिटी E2 है जिसकी डायरेक्शन इनवर्ड, मतलब पॉइंट S to A हो जाएगी। इनवर्ड हो गई S to A, अंदर की वो डायरेक्शन होगी E2 की क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अब आप देख रहे हो कि E1 और E2 दोनों थीटा एंगल पर आ गई, और जब अपनी कोई भी क्वांटिटी अगर थीटा एंगल पे प्रेजेंट हो जाती है तो हम उस क्वांटिटी का फिर कंपोनेंट डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम एज इट इज ऐसे ही होगा। देखो इस डायग्राम में ये OAS ये थीटा एंगल पे है, OBS ये थीटा है, तो DSX थीटा है, XSA थीटा है। तो यहाँ पर ये थीटा एंगल है वो सेम है, आपको पता है। तो पहले हम इस क्वांटिटी E1 का कंपोनेंट डिवीजन कर देते हैं। अगर आप E1 का कंपोनेंट डिवीजन करोगे तो आपको पता है कि इस साइड के साथ ये एंगल नहीं है, तो ये देखो E1 साइन थीटा हो गई है। इस साइड के साथ ये थीटा एंगल है तो E1 कोस थीटा हो गई है। सेम एज इट इज इस E2 का कंपोनेंट करोगे तो इस E2 के साथ ये थीटा एंगल है तो E2 कोस थीटा हो गई, और इस E2 के साथ ये एंगल नहीं है तो ये E2 साइन थीटा हो गई भी। तो हमने E1 और E2 दोनों के कंपोनेंट डिवीजन कर दिए, और जब अपन कंपोनेंट डिवीजन करते हैं तो जिस साइड के साथ एंगल होता है वो कोस थीटा और जिस साइड के साथ एंगल नहीं होता वो साइन थीटा। अब अपना हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा है, और वर्टिकल कंपोनेंट जो अपना वो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा है। अब यहाँ पर ये अपने कंपोनेंट डिवीजन हो गए, तो अपन यहाँ पर ये देख लेंगे कि E1 और E2 की वैल्यू क्या आती है, उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट सोल्व होता है। तो पहले हमें इस डायग्राम को कंप्लीट समझना बहुत ज़रूरी है। तो अपन ने देखो ये लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर अपना डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपन इसकी वैल्यू भी सोल्व कर लेंगे। तो क्या वैल्यू आती है ध्यान देंगे अपन।
तो देखो अपने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एट पॉइंट एस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इंटेंसिटी E1 आप जानते हो पॉइंट चार्ज से इंटेंसिटी KQ/R² होती है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस आपको पता है √R² + A² थी। तो E1 इक्वल K, ये Q है, KQ अपॉन √R² + A² का होल स्क्वायर। तो आपको पता है स्क्वायर करते ही रूट हट गया, तो E1 इक्वल हो गया KQ अपॉन R² + A²। डायरेक्शन देख रहे हो पॉइंट S to D आउटवर्ड होगी, आप देख रहे हो डायग्राम में भी यही बात एक्सप्लेन करी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड E2 एट पॉइंट S ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, E2 इक्वल KQ अपॉन R² + A², सेम वही मैग्नीट्यूड हो गया। देख रहे हो आप E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट इसकी डायरेक्शन पॉइंट S to A मतलब इनवर्ड हो गई, आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और ये दोनों डिस्टेंस सेम है। और अगर चार्ज मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस अगर सेम हो तो इंटेंसिटी E1 और E2 दोनों सेम आएंगे। इसलिए अपने E1 और E2 जो यहाँ अपने पास रिजल्ट आए हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से, वो दोनों रिजल्ट अपने एज इट इज सेम है भाई। तो हम यहाँ देखो अकॉर्डिंग टू डायग्राम में ये बात लिखी थी कि देखो एंगल SAO इक्वल है, एंगल SBO इक्वल है, एंगल DSX इक्वल है, एंगल ASX इक्वल है थीटा। डायग्राम के अकॉर्डिंग ही ये एंगल लिखे अपन ने, और डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको पता है ये एंगल जो है वो थीटा है, और इस एंगल के अकॉर्डिंग ही कंपोनेंट डिवीजन हो रहा है यहाँ पर। तो अपने पास यहाँ आप देख रहे थे कि E1 और E2 जो है, E1 और E2 जो अपने पास रिजल्ट में आए हैं, वो दोनों रिजल्ट में आपको पता है या सेम आए अपने पास। अब E1 और E2 अगर सेम आ गए तो अपने को पता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो अपना डायग्राम में था वो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा था। वो वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो साइन थीटा का है, जो अपना मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए अपना वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कैंसिल हो गया। बट अपना हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो E1 कोस थीटा, E2 कोस थीटा है, जो अपन जानते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में सेम है, इसलिए अपना रिजल्टेड जो आएगा वो किस कंपोनेंट की वजह से आएगा, कोस थीटा कंपोनेंट की वजह से। इसलिए अपन ने रिजल्टेड इंटेंसिटी एट पॉइंट S ES इक्वल E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा लिखा अपन ने, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, क्योंकि दोनों ऐड हो गए हैं आपको पता है। अपन ने ऊपर बोला था कि E1 इक्वल E2 है, E1 इक्वल E2 है, जो किसकी इक्वल है, KQ अपॉन R² प्लस A² की इक्वल है, क्योंकि ये दोनों जो मैग्नीट्यूड हैं E1 और E2 जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से आए हैं, वो दोनों रिजल्ट अपने सेम हैं। E1 इक्वल E2 इक्वल KQ अपॉन R² प्लस A², इसलिए दोनों कंपोनेंट अपने ऐड हो जाएंगे। अपन 2E1 कोस थीटा लिख सकते हैं या 2E2 कोस थीटा लिख सकते हैं, बात एक ही है, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट अपने जो E1 कोस थीटा और E2 जो कोस थीटा आए हैं ये दोनों इक्वल हैं आपको पता है, इसलिए अपन इसको डबल कर देंगे और डबल करते अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। अपन देखो इस ES इक्वल E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, तो अपन उसके बाद जो लेते हैं कि दोनों इक्वल थे, इसलिए अपन इस फॉर्मूले को जो है वो 2E1 कोस थीटा भी ले सकते हैं। ES इक्वल 2E1 कोस थीटा बन गया, आप देख रहे हो, क्योंकि दोनों ऐड हो गए हैं। अब अपन ES इक्वल 2 इंटू E1 की वैल्यू KQ अपॉन R² प्लस A² कॉस थीटा, क्योंकि अपन ने E1 की वैल्यू पुट कर दी है KQ अपॉन R² प्लस A²। अब ये कॉस थीटा की वैल्यू जो सोल्व करते हैं वो ट्राई एंगल AOS या BOS कोई सा ले लो, तो आपको पता है कॉस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस A है अपॉन √R² प्लस A² हो गया। अब ये वैल्यू जो कोस थीटा की है वो यहाँ पुट कर देते हैं अपन, तो देखो ES इक्वल 2 KQ अपॉन R² प्लस A² इंटू कोस थीटा की जगह A अपॉन √R² प्लस A²।
अब ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो इस वैल्यू के बाद अपन आगे जो सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है आप ध्यान देना। तो देखो ES इक्वल के क्यू इंटू 2A लिख दिया मैंने इसको पूरा। देखो Q ये रहा 2 इंटू A, ये के क्यू इंटू 2A अपॉन, अब आप जानते हो कि इसमें इसके ऊपर जो पावर है वो 1 है और इस पर अपनी 1/2 है, रूट को अपन 1/2 भी ले सकते हैं, अपन जानते हैं इस चीज़ को। ये 1 है और ये 1/2 है। जब अपने बेस मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये देखो 3/2 हो गई है। तो ये फॉर्मूला बन गया ES इक्वल के क्यू इंटू 2A अपॉन R² प्लस A² की पावर 3/2। अब ये Q इंटू 2A किसके इक्वल है? P के इक्वल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं जिसको P इक्वल क्यू इंटू 2A। तो Q इंटू 2A जो P के इक्वल हो गया, तो ES इक्वल के P अपॉन R² प्लस A² की पावर 3/2। ES इक्वल के क्यू इंटू 2A P के इक्वल अपॉन R² प्लस A² की पावर 3/2। ये अपना इंटेंसिटी हो गया S पॉइंट पर। इसके बाद हम देखो कंपैरिजन करते हैं तो हम जानते हैं कि R की वैल्यू है वो A से वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है। तो R है वो A से वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है। पिछले टॉपिक में भी ये बात बताई थी आपको मैंने, इसलिए A² अप्रॉक्सीमेटली 0 हो गया है। A² अप्रॉक्सीमेटली 0 हो गया है। तो ES इक्वल KP अपॉन R² की पावर 3/2 आ गया भाई, क्योंकि अपन ने A² को 0 कर दिया है। जब अपन A² को 0 कर देंगे तो ये R² की पावर 3/2 हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अपने पास R³ बच गया यहाँ। तो इंटेंसिटी ES इक्वल KP अपॉन R³ अपने पास इंटेंसिटी आ गई अभी इक्वेटर लाइन पर। जबकि अपन ने देखा था कि एक्सिस लाइन पर जो रिजल्ट आ रहा था वो 2kp अपॉन R³ था, मतलब डबल था इससे रिजल्ट। अब अपन इस फॉर्मूले का देखो वेक्टर फॉर्म करते हैं, तो ये वेक्टर जब फॉर्म करेंगे तो अपन जानते हैं ES वेक्टर इक्वल माइनस KP वेक्टर अपॉन R³ है, क्योंकि हम P जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उस वेक्टर फॉर्म में करेंगे अपन, तब उस समय नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा भाई। और ये नेगेटिव साइन देखो क्या इंडिकेट करता है कि वेक्टर फॉर्म कर दिया, इसका मतलब डायरेक्शन इंडिकेशन हो गया है। तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि इंटेंसिटी ES जो रिजल्टेड है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, आपको पता है यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में। हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि डायग्राम में भी आपको ये डायरेक्शन अपोजिट मिलेगी, कि अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। मैं इसमें पहले आपको डायग्राम में दिखाता हूँ ये बात। देखो हमारी रिजल्टेड जो इंटेंसिटी है वो S/X है, क्योंकि रिजल्टेड इंटेंसिटी ES इक्वल अपन ने E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा लिया था। तो रिजल्टेड इंटेंसिटी अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से है, इसलिए रिजल्टेड इंटेंसिटी ES की डायरेक्शन पॉइंट S/X है, मतलब लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो। बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में आ जाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा -Q चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगी, मतलब राइट साइड हो गई, आप देख रहे हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन -Q चार्ज टू +Q चार्ज, बट रिजल्टेड इंटेंसिटी डायरेक्शन पॉइंट S/X। अब आप देख रहे हो डायग्राम में अपोजिट है, और जो डायग्राम में अपोजिट है वैसे ही फॉर्मूले को भी हमें इसी रूप में इंडिकेट करना है कि ES वेक्टर इक्वल माइनस का साइन डायरेक्शन अपोजिट होगी, KP वेक्टर अपॉन R³ आ गया। और हमने यही लिखा है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट फॉर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये हमारा पॉइंट है जो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, इसलिए आप इसमें वेक्टर फॉर्म का जरूर ध्यान रखेंगे कि अपन वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से करते हैं। अब देखो इसके बाद हम अगर हमारे इक्वेटोरियल लाइन और अगर एक्सिस लाइन का अगर हम कंपैरिजन करें
तो कंपैरिजन जब अपन करते हैं तो हमारे पास दोनों के रिजल्ट का रेशो क्या आता है वो आप ध्यान देना। तो आपको पता है कि पहले भी अपन ऐसे रेशो कर चुके हैं। तो ई एक्सिस अपॉन मतलब एक्सिस लाइन पर इंटेंसिटी अपॉन इक्वेटर लाइन पर इंटेंसिटी। तो आपको पता है कि एक्सिस पर 2 kp अपॉन आर क्यूब, इक्वेटरल पर kp अपॉन आर क्यूब हो गया, अपोजिट हो गया ये। तो आपको पता है kp से kp कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो 2/1 आएगा। मतलब एक्सिस लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ड्यू टू डाइपोल वो इक्वेटर लाइन के कंपैरिजन में डबल होता है, इसलिए इसका रेशो 1/2 या 2/1 रेशो होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अपना पॉइंट था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर लाइन ड्यू टू डाइपोल। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इस वीडियो में वो है टॉर्क एंड फोर्स ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई हम टॉर्क सोल्व करेंगे। जो बेसिक टॉर्क आप जानते हो कि जब हमारी सर्कुलर या रोटेशनल जो मोशन होती है उस समय ये टॉपिक हमें यूज होता है। और इस टॉर्क में देखो हमने ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमारे सेम रहने चाहिए। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम है उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल प्रेजेंट कर दिया है, ए बी डाइपोल है। ए पॉइंट पर आपको पता है माइनस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पर ये प्लस क्यू चार्ज है। इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 2a है, आप देख रहे हो। इस सिचुएशन में मतलब फर्स्ट डायग्राम में, इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि हमारा जो पॉइंट है फर्स्ट डायग्राम में और सेकंड डायग्राम में डिफरेंट है, थीटा एंगल पे रोटेट हो रहा है। फर्स्ट डायग्राम में अपन देख रहे हैं कि ये हमारे पैरेलल प्रेजेंट है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल। तो यहाँ इस प्लस क्यू चार्ज पर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स क्रिएट होता है। वो फोर्स आता है F = QE वेक्टर। F = QE वेक्टर आप फॉर्मूला पढ़ चुके हो। इस फोर्स की डायरेक्शन आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, सेम डायरेक्शन में है। हम फोर्स की डायरेक्शन भी इसी में ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं। बट नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स आ रहा है F = QE वेक्टर, यहाँ माइनस का साइन नहीं लगाया मैंने। इसका रीजन ये है कि मैंने माइनस के साइन को डायरेक्शन में डिनोट कर दिया है। मतलब आप देख रहे हो कि फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है। आप देख रहे हो फोर्स डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए अपन F = QE वेक्टर डायरेक्शन में अपोजिट कर दिया है। ठीक है, अब ये दोनों जो फोर्स हैं वो आप देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल है, फॉर्मूले से ही मालूम पड़ रहा है। डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए हमारा रिजल्टेड फोर्स 0 हो गया है जब ये पैरेलल या थीटा = 0 डिग्री पर हमारा ये डाइपोल प्रेजेंट होता है। तब इस सिचुएशन में टो की वैल्यू भी 0 आ रही है। रीज़न ये हुआ कि दोनों फोर्स हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में अपोजिट हैं, इसलिए ये हमारा रिजल्टेड फोर्स 0 हो गया। तो टॉर्क की वैल्यू भी 0 आ गई। बट हम देखो सेकंड डायग्राम में चलते हैं। सेकंड डायग्राम में हमने इस ए बी डाइपोल को थीटा एंगल पे रोटेट करा दिया पैरेलल से। जैसे देखो हमने थीटा एंगल पे रोटेट कराया तो यहाँ बी पॉइंट पर जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पर फोर्स F = QE वेक्टर लिख दिया। ए पॉइंट पर ये माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर फोर्स F = QE वेक्टर लिख दिया। डायरेक्शन अपन ने अपोजिट कर दी। ये दोनों जो फोर्स हैं F = QE वेक्टर, F = QE वेक्टर, ये आप देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में भी अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पैरेलल नहीं है। इस सेकंड डायग्राम में और फर्स्ट डायग्राम में चेंज यही आ गया है कि मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट भी है बट ये पैरेलल नहीं है। मतलब इनके बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्रेजेंट हो गई जो BC है, आप देख रहे हो। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्रेजेंट होने से ही टॉर्क क्रिएट हो जाता है भाई। और टॉर्क क्या करता है, इस डाइपोल AB को वापस पैरेलल सिचुएशन में लाने का ट्राई करता है। तो अपन इसमें टो की वैल्यू अब सोल्व करते हैं। देखो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला आप जानते हो, टॉर्क = फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। यही होती है जो बेसिक आप 11th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के आए हो।
हम इस फॉर्मूले को अकॉर्डिंग टू डायग्राम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हो कि टो इक्वल फोर्स एफ है, बी सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख लें, बी सी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन फोर्स, ये बी सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन फोर्स बी सी। एफ की वैल्यू क्यू ई इंटू बी सी। अब अपन बी सी की वैल्यू सोल्व करते हैं ट्राइंगल ए बी सी से। तो ट्राइंगल ए बी सी इक्वल साइन थीटा इक्वल बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। तो अपन इसमें वैल्यू जब सोल्व करके पुट करेंगे तो देखो बी सी इक्वल ए बी साइन थीटा हो गया, ए बी की वैल्यू 2a के इक्वल है, डायग्राम में देखो बिटवीन डिस्टेंस है 2a, तो बी सी इक्वल 2a साइन थीटा हो गया। ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देते हैं बी सी वाले फॉर्मूले में। तो टो इक्वल क्यू इंटू 2a साइन थीटा, तो टो इक्वल क्यू इंटू 2a ई साइन थीटा। क्यू इंटू 2a पी के इक्वल होता है, पी इक्वल क्यू इंटू 2a होता है, आपको पता है। तो फॉर्मूला अपना क्या बन गया, फॉर्मूला अपना बन गया टो इक्वल क्यू इंटू 2a की जगह पी ई साइन थीटा। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल से टॉर्क बन गया भाई, टो इक्वल पी ई साइन थीटा, जिसमें आप जानते हो कि पी है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, थीटा जिस एंगल पे आपने रोटेट किया है। इस फॉर्मूले को हम वेक्टर फॉर्म में भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो टो वेक्टर इक्वल पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर पे, टो वेक्टर इक्वल पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हमारा फॉर्मूला बन गया है। और अगर अपन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर देते हैं तो टो इक्वल 0 हो गया, मतलब फर्स्ट डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम में आपको पता है कि पैरेलल जो है, पैरेलल जो हम पॉइंट लेके चल रहे थे तो थीटा इक्वल 0 डिग्री आ रहा था, और जब थीटा इक्वल 0 डिग्री था तो आपको मालूम है कि टो की वैल्यू 0 आती है भाई। और यही सिचुएशन यहाँ इस फॉर्मूले में आ गई। आप देख रहे हो कि साइन 0 इक्वल 0 होता है, तो टॉर्क 0 बन गया। और अगर आप थीटा इक्वल 90 डिग्री कर दोगे, जब 90 डिग्री पर रोटेट करा दोगे तो टो की वैल्यू मैक्सिमम आती है, जो पीई की इक्वल होगी, आपको पता है। और यहाँ वेक्टर फॉर्म में जो किया है वो आपको पता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्योंकि क्रॉस को सोल्व करते हो साइन थीटा ही आता है। लेकिन इस फॉर्मूले को आप पी क्रॉस ई लिख सकते हो, ई क्रॉस पी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ऑर्डर चेंज होने से वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसलिए हमें फिर माइनस का साइन यूज करना पड़ता है। तो इस फॉर्मूले को आप इसके अपोजिट रोटेट नहीं करोगे। जब इस वे में आप यूज करोगे तो टो वेक्टर इक्वल पी क्रॉस ई होगा। तो ये अपना टॉर्क है भाई। अगर अपना डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रोटेट होता है तो उससे अपना क्या फॉर्मूला बनता है। तो ये अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस और इक्वेटोरियल लाइन, और एक टॉर्क, ये अपना डाइपोल से रिलेटेड टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी को समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू बेटा।